जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर वो ये आ रही है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस का पेपर हो चुका है और मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इस बार जो है पॉलिटिकल साइंस से जो है यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कुल मिलाकर के 18, 19, 20 सवाल पूछे हैं। तो मैं आज आप लोग को जो है पॉलिटिकल साइंस का जो सेगमेंट है उसके सॉल्यूशन के साथ आंसर की आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ध्यान से बने रहिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस का उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस से जो इस बार यूपीएससी ने जो है कुल मिलाकर के 18 से लेकर 20 सवाल पूछे हैं। ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो बुकलेट ए का है और इसके अंदर जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं वो शुरू होते हैं 61 से लेके। तो चलिए 61 से देखते हैं इस बार पॉलिटिकल साइंस ने कैसे सवाल पूछे हैं। इस बार कई सारे सवाल जो है बहुत इजी पूछे पॉलिटिकल साइंस से, और कई सारे सवाल तो जो है एम लक्ष्मीकांत बुक से बिल्कुल डायरेक्ट ही आए हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। बस उसके अंदर एक दो शब्दों को जो उन्होंने चेंज किया है, बाकी एज इट इज़ वहाँ से उन लोगों ने उठाया सवाल को। तो देखिए 61 से शुरू करते हैं। पहला सवाल 61 से। तो देखिए ये बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों। 61 का जो सवाल है ये बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए क्या बोलता है 61 का। हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जब राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था तो उससे पहले इनको किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आपका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 62 का। 62 के अंदर क्या बोल रहा है? 62 के अंदर बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935 का जो एक्ट है उससे दो स्टेटमेंट दे रखी है और आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है। पहला स्टेटमेंट आपका है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा जो है डिफेक्ट है। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलती है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। देखिए अब यहीं पर जो है ये जो है फेडरल लेजिस्लेचर, यहीं पर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसका आंसर जो है, क्योंकि जो पावर थी वो वाइसराय के हाथों के अंदर थी, ठीक है, ना कि फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सीधे जो पॉलिटिकल का सवाल है वो 66 है। इसके बीच में गैप है। 66 किधर गया? ये रहा 66, ये रहा आपका। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 66 सवाल 66। देखिए 66 क्या बोलता है। 66 की स्टेटमेंट, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित उन्होंने बता रखा है कि पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, यानी कि पार्लियामेंट किस किस उससे प्रोविजन से जो है अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकती है। तो पहला क्या एडिशन कर सकती है, क्या वेरिएशन कर सकती है, क्या रिपील कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 66 का जो आंसर है वो डी है, यानी कि तीनों। 66 का आंसर है तीनों, यानी कि फर्स्ट, टू एंड थर्ड तीनों से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट जो हमारी तीनों एडिशन भी कर सकती है, वेरिएशन भी कर सकती है, रिपील, इन तीनों चीज़ों से जो है अमेंडमेंट लेके आ सकती है। ठीक है। 66 के बाद में जो है आपका 68 क्वेश्चन नंबर है, ये रहा 68 जो है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल से देखिए सवाल पूछा है, ठीक है। कई सालों से जो है पार्लियामेंट से जो है यूपीएससी सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो काफ़ी टफ नेचर वाले थे। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही सिंपल वाले सवाल उठाए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी घुमाया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेट के अंदर आपको दे दिया चीज़ें, नहीं, इसके अंदर भी उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को उन्होंने चेंज किया है, वर्ड्स को चेंज करके बच्चों को कन्फ्यूज़ किया है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि विच मनी बिल से रिलेटेड है। तो पहला क्या बोल रहा है पॉइंट, पहला पॉइंट बोलता है आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। पहला ये बोलना चाह रहा है कि क्या जो मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है वो 109 है, ठीक है। गलत, 109 आर्टिकल है ही नहीं। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि पार्लियामेंट की जो अपर हाउस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं दोस्तों? राज्यसभा। तो क्या बोल रहा है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये तो ठीक है भाई कि इसको जो है अपर हाउस के अंदर पहले पेश नहीं किया जाता है, इसको सबसे पहले लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। उसके बाद में देयर आफ्टर, उसके बाद में क्या बोल रहा है,
द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है, राज्यसभा के पास ये है कि वो सजेशन वगैरह दे सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई रिजेक्ट वगैरह नहीं कर, मतलब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है बिल को। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है किसका दोस्तों, 68 का जो आंसर है वो आंसर है बी, 2 एंड 3। ठीक है, इसका आंसर है बी, 2 एंड 3 इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 71। अब इसके बाद सीधे पॉलिटिकल साइंस का जो सवाल है वो 71 है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी सवाल पूछा है। ये देखिए, ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन से पूछा है कि क्या पूछा है इसके अंदर, डिलिमिटेशन कमीशन से कि हाउ मनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023, यानी 2023 तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने परिसीमन आयोग बनाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है डी 4, यानी कि अब तक केवल 4 डिलिमिटेशन कमीशन आ चुके हैं। कौन कौन से साल के अंदर आए हैं, कौन कौन से साल के अंदर आए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आया था 1953 के अंदर। किसके अंदर आया था, 1953, 53 के बाद कब आया था, 62 के बाद कब आया था, 72 के बाद में जो लेटेस्ट था वो आया था 2002 के अंदर। ठीक है, तो अब तक टिल 2024 देयर आर 4 डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कम अप। उसके बाद में जो सवाल आता है आपका वो आता है, सॉरी 70 को हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, 71 देख लिया आप। 70 सवाल 70 क्वेश्चन नंबर क्या था, 70 क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 70 इज, ये बात करता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 2002। द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होती है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो इससे सवाल पूछा इन लोगों ने। देखिए कौन कौन से मेंबर्स होते हैं दोस्तों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो आपका है फर्स्ट, सॉरी ए। इसके अंदर 1 2 3, ये क्या बोल रहा है 1 2 3, देखिए तो इसके अंदर कौन कौन मेंबर होता है। तो इसके अंदर भाई गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, यानी कि उस राज्य का राज्यपाल होता है। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री वो होता है। और उसके बाद में 3 मेंबर जो होता है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, वो होता है। और यहाँ पर जो बोला गया है ना कि होम मिनिस्टर, ये नहीं रहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव डन 70 71, अब 72 देखते हैं एक बार। 72 किधर गया, ये देखिए, ये कितना इजी सवाल पूछा है लैंग्वेज से, शेड्यूल। इसके अंदर क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 के अंदर हुआ था, इसके अंदर 8 शेड्यूल के अंदर जो है कई सारी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो पूछा गया कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो सबसे पहले ऐड किया गया था कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को। तो दोस्तों यहाँ पर मैथिली भाषा को ऐड नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट 2 एंड 3, 3 लैंग्वेजेस को जो है ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, फैक्चुअल है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। एंड इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73, ये देखिए, ये भी जो है पार्टीज वगैरह से सवाल पूछा गया, कौन सी राजनीतिक दल के नेता कौन है, तो इससे भी सवाल पूछा गया है। तो इसके अंदर जो है देखिए यूपीएससी ने मिक्स चीज़ें दी हैं, मिक्स तरीके से, जैसे पेयर वाले भी सवाल दिए हैं और इन्होंने ऑप्शंस वाले भी दिए हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि पिछली बार जो था बहुत ही इस पे हंगामा वगैरह हो गया था कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन पेपर को टफ बना रही है, ऑप्शंस वगैरह नहीं दे रही, एलिमिनेशन मेथड को बिल्कुल ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। तो देखिए इस वाले सवालों को कैसे डील करना है। तो क्या बोल रहा है ये सवाल बोल रहा है दोस्तों कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर पार्टीज दे रखे हैं और उसके लीडर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहली पार्टी है और सवाल क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड, कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो देखिए भारतीय जनसंघ, इसके फाउंडर कौन थे या इसके नेता कौन थे दोस्तों। तो इसके नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो कौन थे दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, श्री राजगोपालाचारी जी, ये तो गलत है, सेकंड। उसके बाद में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्र पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे दोस्तों, श्री राजगोपालाचारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ओनली टू पेयर आर मैच्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, किसका, ये हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 73 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 पेयर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आते हैं 74 ये रहा दोस्तों। ये जो है पार्ट से सवाल पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से सवाल पूछा है। क्या बोल रहा है इसके अंदर
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है भारतीय संविधान से संबंधित। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पावर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो 9A है उसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ या अर्बन अफेयर्स की बात की गई है, लोकल गवर्नमेंट की। उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18, ये भी ठीक है दोस्तों। भाग 18 के अंदर जो है हमारे इमरजेंसी आपातकाल से संबंधित बातें की गई हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है दोस्तों, कि जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड, भारतीय संविधान में संशोधन करने से रिलेटेड वो पार्ट 20 के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर हो जाएगा डी। 74 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अब आर ट्रू, डी इसका आंसर हो जाएगा 73 का। ठीक है दोस्तों, सॉरी 73 का नहीं, 74 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में चलते हैं 76 के ऊपर। 76 किधर गया, 76, हाँ ये देखिए कितना इजी सवाल पूछा है, ये फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी हमें पता है, हमें क्या पता है कि आर्टिकल 50 के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई। आर्टिकल 50 के अंदर बोला गया कि धर्म जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है कि भैया सबको रोजगार वगैरह मिलेगा। ठीक है, मतलब बोलता है कि इक्वली सबको काम धंधा कर सकते हैं। आर्टिकल 9 हमें 6 जो मतलब 6 राइट्स देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, जिसके अंदर कई सारे अधिकार दिए गए हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट वगैरह है, राइट टू मैरिज है, तमाम। तो इस 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सीधे सवाल है आपका 80, क्या है दोस्तों 80 जो सवाल है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव एथिक्स कमेटी लोकसभा। देखिए हाल फिलहाल के अंदर जो पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी थी, वो मोइत्रा एक पार्लियामेंट्री सदस्य थी, तो उन्होंने जो है उनसे रिलेटेड जो है ये काफ़ी खबरों में था एथिक्स कमेटी, तो इस पर सवाल बनना था और सवाल बन गया। तो क्या पूछा है इसके अंदर, इस पर क्या पूछ, इस पर 3 स्टेटमेंट है, ये बतानी है सही है गलत है। ठीक है, हाँ सवाल पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि कई बार जो होता है यूपीएससी खेल खेल जाता है। ठीक है, कई बार जो होता है धड़ाधड़ हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर इनकरेक्ट या करेक्ट लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी लोकसभा आर करेक्ट, और कई बार जो होता है यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा होता है और बच्चा जो तो पढ़ देता है और उसको गलत हो जाता है। तो हमको पहले यहाँ देखना है करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों तो देखिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट्स। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमेटी। ठीक है, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा can make a complaint related to unethical conduct of member of the Lok Sabha. Second statement, third statement, the committee cannot take up any matter which is sub judice. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 81 के पास। ये देखिए ये 81 क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल लेके आया गया था उससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो 81 का जो आंसर है, 81 का जो आंसर है दोस्तों वो सी है। क्या है, सी है। ठीक है, 81 का आंसर क्या है दोस्तों, 81 का आंसर है सी। ठीक है, 81 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 83 देखते हैं दोस्तों। 83 ये रीट से बात कर रहा है। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कई सारी रीट्स वगैरह है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रोहिबिशन वगैरह हो गया। ठीक है, तो कई सारी रीट्स है, तो ये सवाल जो है रीट के ऊपर है। अ रीट प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमें पता है कि जो रीट कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो इसके अंदर कौन सी रीट के बारे में बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है प्रोहिबिशन रीट के बारे में। किसके बारे में, प्रोहिबिशन रीट के बारे में बताना है इसके अंदर। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, अ गवर्नमेंट, प्रोहिबिशन रीट क्यों जारी की जाती है, अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, नहीं। द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास लॉ प्रोहिबिशन, नहीं। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, या फिर द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 83 का आंसर सी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो लोअर कोर्ट होता है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को वो जारी करता है, रेट ये वाला प्रोहिबिशन वाला। 83 हो गया। 83 के बाद में जो सवाल आता है वो आपका आता है 84। 84 दोस्तों, ठीक है, 84। तो इसके अंदर क्या करना है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसको देखते हैं दोस्तों। दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकग्नाइजेज द डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या केवल राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसी जाति किसी समुदाय को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी के अंदर रखता है? तो गलत। प्रेसिडेंट रखता है, ना कि गवर्नर रखता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। उसके बाद में देयर आफ्टर अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या खेल हुआ है, यूपीएससी ने क्या खेल खेला है। यहाँ तक जो है सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन केवल एक स्टेटमेंट, केवल एक शब्द, ये नोट ने जो है इस पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दिया? गलत कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 84 का जो आंसर है आपका डी है, ठीक है। नीदर वन और नोर टू, इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नोर टू। तो डी इसका आंसर है दोस्तों, डी आंसर है दोस्तों, 84 का डी आंसर है, ठीक है। यानी कि दूसरे राज्यों के अंदर भी इनकी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो था ना, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट, नहीं, दूसरे राज्यों के अंदर भी उनकी संख्या होनी चाहिए, तभी उनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी के अंदर मर्ज किया जाएगा, फिर रखा जाएगा। देन आफ्टर 84 लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 93 विच रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। देखिए 93, वेर इज 93? 93, हाँ, हियर इट इज़। तो ये क्या बात कर रहा है? ये 93 विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जब स्पीकर ऑफ द लोकसभा के ऊपर जो है रिमूवल का जो है रेजोल्यूशन लाया गया तो उस समय उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है और कौन कौन सी नहीं, तो उससे रिलेटेड है ये 93। तो देखिए क्या बोल रहा है 93, ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, ठीक है, यानी कि उसको अध्यक्षता करने की पावर नहीं होगी। उसके बाद में ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, उसको बोलने की अधिकार नहीं होगा। ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट टेंस। देखिए यहीं पर गलती कर दी है, ठीक है, यहीं पर गलती कर दी। 93 का आंसर क्या है? 93 का आंसर ओनली वन। 93 का आंसर ओनली वन। इसके अंदर क्या गलती है दोस्तों? इसके अंदर ये गलती देखिए, हमें पता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होता है कि जब मान लीजिए कि टाई आ जाता है ना, टाई पे फिर वो वोट देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन लेके आया गया है, जब इसके ऊपर अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन लेके आया गया है तो ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है। वो सिंपल अब बन चुका है अब वो सिंपल एमपी हो चुका है, अब वो जो है स्पीकर नहीं है, तो उसको वोट देने का अधिकार है लेकिन इंस्टेंस में नहीं है। उसके बाद में दोस्तों 93 वी हैव डन, ठीक है। उसके बाद में 93 के बाद में क्या है? 94 रिगार्डिंग टू द इंडियन पार्लियामेंट। 94 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये देखिए 94, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा जो है के अंदर कोई बिल पास किया गया है, उसके अंदर अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या बिल लैप्स हो जाएगा? तो 94 का जो है, सॉरी 94 है, हाँ 94 का आंसर हो जाएगा बी। 94 का आंसर क्या है दोस्तों? 94 का आंसर है बी। 94 का आंसर है बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट एंड तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा जो डिसॉल्व हो जाती है तो उसके अंदर जो बिल होता है वो भी अपने आप में लैप्स हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सिस ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ट्रू। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। ये सवाल जो है बिल्कुल लक्ष्मीकांत की किताब से उठाया गया है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट उठाई गई है, इवन ये तीसरी स्टेटमेंट भी वहीं से जो है उठाई गई है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर हूबहू वहीं से उठाई गई है, लेकिन एक शब्द को बदल दिया गया यहाँ पर। A bill regard in the to which the president then notify his or her intention to the summon of the house to join sitting lapse on the resolution of the Lok Sabha, ठीक है। इसके अंदर एक शब्द को जो है बस हटा दिया गया है। A bill regard to which the president of India notified his or her intention to summon the houses to join sitting lapse
ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये शब्द को बस लैप्सिस को जो इन्होंने वो कर दिया है। बाकी जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक है इसकी, और थर्ड जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पॉलिटी का सवाल। तो जिसकी पॉलिटी इस बार अच्छी गई होगी, हो सकता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा उसका प्री निकलने का, क्योंकि पॉलिटी में अगर आप 18-20 सवाल में से अगर आप 15-16 भी कर देते हैं तो आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि जो पिछली बार जो 2023 का जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी, तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा प्रीलिम्स क्रैक करने का पॉलिटिकल साइंस सेगमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को और भी किसी सेगमेंट का चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, बढ़िया होगा सबका एग्ज़ाम। तो जय हिंद दोस्तों।